गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 63 देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 63 क्या कहता है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा और कम एक एक आर्टिकल कर रहे हैं अलग अलग करके, तो मे बी आपको अच्छे से समझ में आए। आर्टिकल 16 क्या कहता है, 63 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला गया है, ही ऑक्यूपाई द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। प्रेसिडेंट के बाद फर्स्ट कौन होंगे, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। द मैनर ऑफ इलेक्शन, द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज सेम। मैनर ऑफ इलेक्शन, दोनों का जो मैनर ऑफ इलेक्शन होगा, जिन जैसे भी नियुक्त किए जाएंगे तो दोनों का सेम होगा। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस। दोनों हाउस के जो नॉमिनेट मेंबर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो वोटिंग करेंगे। ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में चेंज किया गया, मतलब बोला गया। ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वही सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ओके, वाइस प्रेसिडेंट हैज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, that's why he withdraw the salary in the name of chairman। अच्छा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी कोई सैलरी का प्रावधान नहीं है अपने यहाँ, कुछ उसमें बताया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या है, वो चेयरमैन के नाम पे उनको सैलरी मिलती है। और सैलरी कहाँ से मिलती है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है वहीं से इनको सैलरी जाती है। और इसकी कोई लिमिट नहीं, इसमें कोई स्पेसिफाई बताया नहीं गया कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी इतनी होगी। तो लेकिन जो उनकी जो सैलरी वो चेयरमैन के आसपास बराबर होती है, कितनी, 4 लाख। कोई इनकम टैक्स नहीं लगता उनको, तो सही है यार, 4 लाख पर मंथ, नो इनकम टैक्स। वाइस प्रेसिडेंट इज़ एब्सेंट, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है अपने कार्यकाल के टाइम पे, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, then the constitution is silent, but election of vice president will be held within the 16 days। the chairman of Rajya Sabha is also absent। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, 16 डे में इलेक्शन मान लो विल बी हेल्ड, तो क्या कर रहा है, इफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो भी एबसेंट, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उससे जो नीचे पोस्ट होगी चेयरमैन के नीचे कौन होगी, डिप्टी चेयरमैन, वो उस वहाँ पे उस सीट पे काम करेंगे, बट नॉट कॉल्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। याद रहे, बट उसको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा, वो उनकी जगह काम कर रहे होंगे बट वाइस प्रेसिडेंट की जगह नहीं ले सकते वो। और क्या है, वाइस प्रेसिडेंट विल गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देंगे, एंड वाइस वर्सा प्रेसिडेंट गिव टू वाइस प्रेसिडेंट। बट देयर इज नो रेजिग्नेशन फॉर चेयरमैन इन राज्यसभा। चेयरमैन के लिए कोई रेजिग्नेशन नहीं है, मतलब उनका कोई और प्रोसेस है हटने का। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल गिव रेजिग्नेशन। अच्छा, ये आगे ना लाइन, डिप्टी चेयरमैन को, चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, डिप्टी चेयरमैन को, न कि वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट इज द ओनली ऑफिशियल हु प्रिसाइड राज्यसभा बट नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज ओनली ऑफिशियल हु प्रिसाइड राज्यसभा, राज्यसभा में वो अपना काम करते हैं लेकिन वो मेंबर नहीं है राज्यसभा की। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, अपोजिशन पार्टी का भी हो सकते हैं वो। वाइस, आई थिंक वो अपोजिशन पार्टी के ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनको हटाने का प्रोसेस क्या है, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए राज्यसभा से, और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा से। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा ओनली। राज्यसभा की ही, लोकसभा की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा,
स्पीकर ऑफ लोकसभा बोला गया है, ना कि राज्यसभा का, ना सॉरी, हाँ। तो उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा में होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, ये स्पीकर थे, ये डिप्टी स्पीकर इज रिमूव्ड बाय सम एज स्पीकर इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो ये आर्टिकल 63 था, मैंने ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा बता दी हैं, बट उसमें तो यही बोला गया है। आर्टिकल 63 एक्चुअली में जो लिखा गया है उसमें, तो उसमें तो यही लिखा गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, बट मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स बता दिए हैं जो मे भी आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू गाइज़।